हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज है हमारा लेक्चर नंबर 3। इससे पहले हम अपने 2 लेक्चर दे चुके हैं। हमारा सब्जेक्ट चल रहा है इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, जो बेसिकली 12th क्लास की बुक के लिए है। आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर पर 3rd लेक्चर दे रहे हैं और हमारी हेडिंग है एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि एग्रीकल्चर का क्या हाल था इंडिपेंडेंस के वक्त में। तो चलिए देखते हैं अपना पॉइंट नंबर फर्स्ट। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है लो प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का बेसिकली मतलब क्या होता है। अगर हम एक रॉ सा डाटा लेके चले तो प्रोडक्टिविटी का यहाँ पर मतलब है इनपुट और आउटपुट की रेशो। अब आप सब समझदार हैं, आप क्या चाहते हैं, आप इनपुट डालें कम और आप आउटपुट पालें ज्यादा, पर ऐसा था नहीं। तो क्या था वहां पर, एग्रीकल्चर जब हम ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ते हैं तो वहां पर हमारा इनपुट था बहुत ज्यादा। जब हम देखते हैं अपने डाटा को पढ़ते हैं तो 75% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन लगी हुई थी एग्रीकल्चर में, बट जो आउटपुट उन्हें मिल रहा था वो सिर्फ 50% ऑफ द जीडीपी था। यानी कि आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं, मेहनत भरपूर हो रही है और फिर भी फायदे क्या मिल रहे हैं, कम लोग लगे हुए हैं। ज्यादातर इंडिया के लोगों का ऑक्यूपेशन भी उस टाइम पर एग्रीकल्चर था, स्टिल आउटपुट इतना ज्यादा नहीं था। तो यहाँ देखते हैं कि मैंने लिखा क्या है। प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू द टोटल प्रोडक्शन रेफर्स टू द टोटल आउटपुट। प्रोडक्शन का बेसिकली मतलब होता है टोटल आउटपुट से, और प्रोडक्टिविटी का यहाँ पर क्या मतलब है, आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। कि लैंड क्या है, इनपुट है, और आउटपुट हमारा यहाँ पर है, आउटपुट मतलब यील्ड। यहाँ पर आपका जी जनाब जो आउटपुट है वो है आपका यील्ड, कितनी उपज हो रही है उसकी बात की जा रही है। वो उस टाइम पर बड़ा ज्यादा लो था, इस चीज को मैंने यहाँ पर लिखा है। और जैसे कि हमारे पास 1945 और 6 का डाटा हमारी बुक्स के अंदर गिवन है, जिसमें उन्होंने हमें बताया है 15% ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि तमाम हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो लगी हुई थी, बट स्टिल आउटपुट सिर्फ 50% ही वो अचीव कर पा रहे थे। तो चलिए अब देखते हैं पॉइंट नंबर 2। दोबारा से बता देती हूँ, लेक्चर नंबर 3 है। फर्स्ट और सेकंड लेक्चर इससे पहले चैनल पर आ चुका है, प्लीज उसे देख लीजिए और उसके बाद आ जाइए लेक्चर नंबर 3 पे फटाफट से। जो हमारा पॉइंट है एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, पहला पॉइंट हमने इसका पढ़ लिया है जो है लो प्रोडक्टिविटी, यानी कि इनपुट बहुत ज्यादा लग रहा था और आउटपुट फिर भी कम हो रहा था। चलिए अब हम पहुंच जाते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 पर, जो है हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का यहाँ पर ये मतलब है कि क्या होने वाला है उस चीज का पता नहीं था। घबराने की जरूरत नहीं है, एग्रीकल्चर सेक्टर है तो इसमें बेसिकली डिपेंडेंस अपॉन रेनफॉल, जिसको वार्नेबिलिटी भी बोला जाता है। ड्यू टू डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल पर हमारा एग्रीकल्चर इतना ज्यादा डिपेंड था कि अगर रेनफॉल अच्छी हो रही है, गुड है, तो क्रॉप भी अच्छी होगी, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का यहाँ पर क्या मतलब है, यहाँ पर एक्चुअली मैंने अपने लिखने की मेहनत कम करने के लिए इसे वाइस वर्सा कर दिया है। घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आपका रेनफॉल बैड है या लो है, एवरेज से कम है, तो आपकी क्रॉप की प्रोडक्शन भी अच्छी नहीं होगी। नो एफर्ट्स वॉज इवन मेड, कोई मेहनत नहीं की गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा उनकी रूलिंग के टाइम पर कि कोई परमानेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप्स फॉर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि पानी फसलों में डालने के लिए कोई कनाल बनाए, कोई रिवर बनाए, कोई बांध बनाए, इस तरीके की कोई भी अरेंजमेंट उन्होंने नहीं कर रखी थी। तो ये उस टाइम का जो हमारी इंडिया के एग्रीकल्चर का हाल था वो पूरी तरीके से हमारा बारिश के ऊपर डिपेंड है, रेनफॉल पे डिपेंड है। रेनफॉल अच्छी तो प्रोडक्शन अच्छी, रेनफॉल बैड तो प्रोडक्शन भी बैड। तो सारी आपकी मेहनत धरी की धरी रह जाती थी जी यहाँ पर। क्यों? क्योंकि बारिश अच्छी नहीं हुई, मॉनसून अच्छा नहीं आया। चलिए अब बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 की। 3rd है डोमेन ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग। डोमेन का मतलब ज्यादातर लोग कर रहे थे, डोमेन का मतलब जो अस्तित्व में ज्यादा हो, जिसका प्रभाव ज्यादा हो। कैसी फार्मिंग का जनाब यहाँ पर प्रभाव या हम कहते हैं इंप्रेशन ज्यादा था, वो था सबसिस्टेंस फार्मिंग, यानी कि लोग खेती कर रहे थे सिर्फ अपनी सबसिस्टेंस मतलब आजीविका के लिए, अपने आप को पोषित करने के लिए, अपने खाने के लिए, अपने घर वालों के खाने के लिए। इसीलिए ही लोग क्या कर रहे थे, फार्मिंग कर रहे थे, जो कि बिल्कुल इकोनॉमी के लहजे से अच्छा नहीं है। क्योंकि हम चाहते हैं जब हमारी 75% ऑफ द पॉपुलेशन लगी है तो कुछ ना कुछ कमर्शियल काम करे, कुछ ऐसा काम करे जो बाजारों में बिके, जिससे इकोनॉमी में हमारी कमाई हो, पर ऐसा कुछ भी उस वक्त पर नहीं था। सबसिस्टेंस फार्मिंग मींस प्रोडक्शन फॉर द बेसिक नीड। प्रोडक्शन हो रही थी किस लिए जनाब, सिर्फ और सिर्फ बेसिक नीड के लिए। अगर कुछ बच जाता था वही बाजारों में जाकर बेचा जाता था। इसका मतलब है उस टाइम पर नो कमर्शियलाइजेशन। कमर्शियलाइजेशन तो बिल्कुल था ही नहीं, ना के बराबर वहां पर कमर्शियलाइजेशन था। मुझे लगता है आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे। अब हम पहुंचते हैं अपने पॉइंट नंबर 4 पे, एंड लेट मी चेक ये विजिबल तो हो रहा है ना। यस, विजिबल है। तो देखिए, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। स्मॉल मतलब बहुत टुकड़ों में, एंड फ्रेगमेंटेड मतलब वो जो टुकड़े थे वो एक दूसरे से दूर भी हुआ करते थे। लैंड होल्डिंग उस टाइम पे बड़ी ज्यादा छोटी होती थी, एंड फ्रेगमेंटेड मीन्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर होती थी, विच
अब यहाँ पर क्या है, यहाँ लेक्चर नंबर 2 है हमारा, मैं पहले ही दे चुकी हूँ, विच रिजल्ट इन अनइकोनॉमिक एंड लो प्रोडक्शन। और उस टाइम पर इसीलिए प्रोडक्शन कम थी क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों पर लोग क्या कर रहे थे, एग्रीकल्चर कर रहे थे। तो कहीं से हम अगर इस पॉइंट को पिछले पॉइंट से जोड़े तो तभी तो शायद हमारी सबसिस्टेंस फार्मिंग भी थी, ठीक है, तभी तो कमर्शियलाइजेशन भी नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों पर वो फार्मिंग करते थे, बिल्कुल पूरी तरीके से अनइकोनॉमिक थी, कीमत के और पैसे के और इनपुट आउटपुट के लहजे से बिल्कुल उस टाइम के हाल बुरे थे। लो प्रोडक्टिविटी थी, यानी कि इनपुट आउटपुट की रेशियो पूरी तरीके से वहां पर डगमगाई हुई थी हमारी। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने पॉइंट नंबर 5 पे, दोबारा से बता देते हैं एक बार, जो लोग वीडियो पढ़ते पढ़ते भूल ना जाए कभी। हम लेक्चर नंबर 3 पे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पहला पढ़ा है अपना लो प्रोडक्टिविटी, अपना दूसरा पढ़ा है हमने हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, तीसरे की हमने बात की है डोमेन ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग, चौथा है हमारा स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग। और जनाब अब हम आ गए हैं अपने 5वें पॉइंट पर, जिस पॉइंट का नाम है गल्फ, यानी कि गैप बिटवीन ऑनर ऑफ सॉइल एंड टाइलर्स ऑफ सॉइल। जो मालिक थे और जो उस पर काम कर रहे थे उन दोनों में काफी ज्यादा अंतर था, दोनों में गैप था, दोनों पार्टीज एक नहीं थी, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर का हाल और भी बेहाल था, जिसको हम इन शॉर्ट कह सकते हैं अपना जमींदारी सिस्टम से लिंक करके। बेसिकली वहां पर था क्या, आप अगर आप हमारा लेक्चर नंबर 1 देखेंगे, सेम चैनल पर हमने डाला लेक्चर नंबर 1, उसमें आपको ये बात और अच्छे से समझ आ जाएगी। देखिए यहाँ मैंने लिखा क्या है, हियर ओनर ओनली शेयर द आउटपुट, मालिक को सिर्फ और सिर्फ आउटपुट मिलता था, नॉट द कोस्ट, कोस्ट नहीं बियर करनी पड़ती थी। दे मैक्सिमाइज देयर ओन प्रॉफिट, जो मालिक होते थे जमीन के वो सिर्फ अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहते थे, और टाइलर्स को सिर्फ सब्सिस्टेंस, यानी कि उनको तो सिर्फ खाने पीने के लिए ही फसल का कुछ हिस्सा दे दिया जाता था। मतलब मेहनत की टाइलर्स ने, उगाया उन लैंडलेस बेचारे फार्मर्स ने, और सारा का सारा ले कौन गए, हमारे ऑनर ले गए, ठीक है, जो कि जमींदार कहलाते थे उस वक्त के टाइम पर। मैक्सिमम शेयर आउटपुट का भी ले गए, जबकि जितना भी उगाने में मेहनत लगी है, जितनी भी कॉस्ट लगी है, वो सारी की सारी तो उन गरीब टाइलर्स ने, यानी कि लैंडलेस फार्मर्स ने बियर की हैं। आ जाते हैं अपने पॉइंट नंबर 6 पर, जो भी अगर आप लेक्चर नंबर 1 पहले देख लें, जो मेरे इस चैनल पर डला हुआ है, तो ज्यादा आसानी रहेगी। देखते हैं अब इसमें लिखा क्या है। लैंड रिवेन्यू सिस्टम अंदर ब्रिटिश राज था कैसा, उसके बारे में कुछ पॉइंट है। उन्होंने एक अपने फायदे के लिए, अपने मतलब के लिए एक सिस्टम बना लिया था, जिस सिस्टम का वहां उस टाइम के उस सिस्टम का नाम था हमारा जमींदार सिस्टम। जमींदार सिस्टम पर जो जितनी भी लैंड थी वो सारी की सारी ऑनर्स को दे दी गई थी। किन्होंने दी थी? गवर्नमेंट ने। बदले में उन्होंने क्या ले लिया था? उनसे फिक्स्ड रिवेन्यू, और जमींदार को बिल्कुल आजाद कर दिया गया था कि जो लोग उनसे किराए पर वो जमीनें लेकर फसलें उगा रहे हैं, उससे वो जितना ले सकते हैं, जितना पैसा उन गरीब मजदूरों से खींच सकते हैं उतना वो खींच लें। ऐसा बुरा हाल था उस टाइम पर। जमींदार एक्सप्लॉइट फार्मर, क्योंकि जमींदारों के ऊपर कोई रूल नहीं था कि भाई उन्हें कितना लेना है फार्मर से, उनका जितना मन में आता था वो उतने ले लेते थे। तो इस लहजे से बड़ा ज्यादा उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, ठीक है। नेक्स्ट, जमींदार लेड अ लग्जरी लाइफ। जमींदारों की तो भाई ऐश ही ऐश थी, उनके तो मजे ही मजे थे। आगे देखिए, टाइलर्स बेचारे सिर्फ सब्सिस्टेंस वेज पर ही रह जाते थे, जो भी उन्हें काइंड्स में मिलती थी। मतलब मेहनत करें सारे के सारे टाइलर्स, या फिर हम कह दें लैंडलेस फार्मर, सारी मेहनत उनकी और सारे मजे जमींदार के। जितना भी फसल उगाने में पैसा लगा, मेहनत लगी, सारी की सारी की भी जनाब हमारे बेचारे टाइलर्स ने, जिनको आप लैंडलेस लेबर भी बोल सकते हैं, उन्होंने की सारी की सारी मेहनत और मजे सारे के सारे कौन ले गए? जमींदार ले गए। वो एक लग्जरी लाइफ जीते थे। तो अब देखिए हमारा पॉइंट नंबर 7, और देखिए 7 के साथ साथ हमें ये पता चल गया है कि यहाँ पर हमारा ये खत्म होने वाला है। पर वीडियो छोड़कर भागने की जल्दी मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ कुछ नोट में इंपॉर्टेंट भी है जो शायद आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अच्छा हो सकता है। देखिए अब 7th पॉइंट में हमने क्या बात की है? फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन का मतलब जबरदस्ती ऐसी फसल उगाना जिसका सब्सिस्टेंस यानी कि खाने पीने से लेना देना कम और उसका व्यापार की दृष्टि से फायदा ज्यादा होता है। मीन्स शिफ्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर, यहाँ वो एग्रीकल्चर को ब्रिटिशर्स शिफ्ट कर रहे थे। कहां से? हमारा जो सेल्फ कंजम्पशन है वहां, भाई सेल्फ कंजम्पशन की चीजें नहीं उगानी, आपको क्या उगाना है? कमर्शियलाइजेशन पर्पज से, जो कि बेसिकली था क्या? हमारा इंडिगो नील की खेती। आया था ना बच्चों आपके 10th में, तो अब ये 12th में दोबारा पॉइंट आ जाएगा। तो जिन्होंने 10th अच्छे से की है वो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। जिन्होंने 10th अच्छे से नहीं की है जी, तो जाके 10th पढ़िए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप वीडियो लेक्चर नंबर 1 देख लीजिए, आपको वैसे ही समझ आ जाएगा।
मिलेगा। देखिए, उन्होंने शिफ्ट करवा दिया एग्रीकल्चर का जो मेन पर्पस था पहले सेल्फ कंजम्पशन इंडिया के अंदर, उसको कमर्शियलाइजेशन पे। अब आप सोच रहे होंगे ये तो उन्होंने भला किया। नहीं जी नहीं, उन्होंने भला नहीं किया। उन्होंने हमारी खाने पीने की चीजें तो यानी कि जो सब्सिस्टेंस है वहां से उठाया और पहुंचा दिया उसको टू पर, यानी कि कमर्शियल क्रॉप पर, जैसे कि इंडिगो नील की खेती पर। आगे देखिए, बिकॉज इंडिगो इज रिक्वायर्ड इन ब्रिटिश इंडस्ट्री, ब्रिटिशर्स की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल का लेना देना जनाब कपड़े से होता है, उसको रंगने के लिए उन्हें इंडिगो की जरूरत थी, जो उन्होंने नेचुरल इंडिगो हमारे यहाँ के लोगों से उगाया। और जैसे कि हम सब जानते हैं, बाद में उन्होंने सिंथेटिक इंडिगो जब बना लिया तो उन्होंने इस नेचुरल इंडिगो की कोई वैल्यू नहीं समझी, जिसकी वजह से हमारे फार्मर्स को और भी ज्यादा नुकसान हो गया। फार्मर वर फोर्स टू एक्सेप्ट एडवांस, फार्मर्स को फोर्स किया गया, और कुछ फोर्स नहीं थे लेकिन स्टिल उन्हें बेनिफिट लगा तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया एडवांस, जिससे उन्होंने मार्केट में अनसर्टेनिटीज आ गई और उन बेचारों का बहुत ज्यादा, हमारे जो फार्मर्स हैं, लैंडलेस फार्मर्स, हमारे टाइलर्स, उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ यहाँ पर। तो अभी हमने क्या किया है जी, हमने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा है। एग्रीकल्चर सेक्टर के जो हाल थे, जो भी मैंने आपको बताया ही, आप समझ ही गए होंगे, बहुत बुरा हाल था। उसके हमने आज 7 पॉइंट यहाँ पर पढ़े हैं। यहाँ नोट में देखिए क्या लिखा है कि जो 1 to 4 पॉइंट हमने पढ़े हैं वो बैकवर्ड एग्रीकल्चर के अंदर आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो जब भी आपसे पूछे भाई प्रूफ कीजिए इंडिपेंडेंस के टाइम पर इंडिया का जो एग्रीकल्चर था वो बैकवर्ड था, तो जी घबराने की जरूरत नहीं है। आपने इन 4 पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। पहला है लो प्रोडक्टिविटी, नेक्स्ट है हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, थर्ड है हमारा डोमेन ऑन सबसिस्टेंस फार्मिंग और स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग। तो बाकी बचे हुए आपको कब लिखने हैं, अगर पूरा आता है तो आपने सब लिखना ही लिखना है क्वेश्चन। अदरवाइज 5th to 7th पॉइंट, जो आपका 5th पॉइंट क्या था जी, गल्फ यानी कि गैप बिटवीन ओनर एंड टाइलर ऑफ द सॉइल। 6 था लैंड रिवेन्यू सिस्टम अंडर ब्रिटिश राज। 4th हमारा जो 7th था वो था फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो आपको ये 3 पॉइंट आपको तब लिखने हैं जब वो आपसे पूछें कि किस तरीके से स्टैगनेंट थी यानी कि रुकी हुई थी इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर खत्म हो गया है। जल्दी आपने देख लिया होगा कि मैंने अभी फोर्ड नहीं बनाया है, जल्दी मैं फोर्ड बनाकर चैनल पर डालने वाली हूँ। सो डोंट वरी, अपनी तैयारी अच्छी रखिए। एग्जाम जब भी हो आपको प्रिपेयर रहना है अपनी तरफ से। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।